हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मृणाल। वेलकम टू मेरे चैनल। मेरे चैनल में आपको स्वागत है। आज हम बात करेंगे पॉलीगन मैटिक टोकन के बारे में, जो कि उसका पॉलीगन उसका नेटवर्क है और जो ब्लॉकचेन का नाम पॉलीगन, लेकिन उसका जो नेटिव टोकन है उसका नाम मैटिक है। और उसके रिगार्डिंग हम बात करें क्योंकि मार्केट में उसका थोड़ा सा आज कुछ दिनों से उसका थोड़ा सा हाइप है और उसके साथ साथ कुछ तो मार्केट में जो उसका जो प्राइसिंग है वो थोड़ा सा अप ट्रेंड में गया हुआ है। तो लोगों के अंदर थोड़ा सा क्यूरियोसिटी है कि इस टोकन को हम इन्वेस्ट कभी कर ले कि क्या है, कि हाइप है कि क्या करेंगे, या फिर अगर ग्रीन जोन में जा रहे तो कब तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा। ठीक है ना। तो चलो आज थोड़ा सा हम डिटेल्स में बात करते हैं पॉलीगन मैटिक टोकन के बारे में। जो लोग पॉलीगन टोकन का जो फंडामेंटल के बारे में जानते नहीं है तो उनके लिए थोड़ा सा मेरा ये कुछ मैं बात बता रहा हूँ। देखिए, पॉलीगन जो नेटवर्क है ये एक्चुअल में इतना अच्छा टोकन या फिर कॉइन है क्यों? एक्चुअली ये कॉइन है, टोकन नहीं है, क्योंकि उसका खुद का ब्लॉकचेन है, तो ये इसको हम कॉइन ही बोलेंगे। तो ये पॉलीगन मैटिक कॉइन इतना ये अच्छा कॉइन करके लोग क्यों बोल रहे हैं? देखिए, जब इथेरियम है ना, इथेरियम एक तरह का सबसे ज्यादा सिक्योरिटाइज्ड ब्लॉकचेन है, लेकिन उसमें सबसे बड़ा दिक्कत ऐसा है कि ये स्केलेबल नहीं है। स्केलेबल है नहीं मतलब क्या है? उसके अंदर की जो प्राइसिंग, जो ट्रांजैक्शन फीस और उसका जो टाइमिंग, स्पीड ऑफ ट्रांजैक्शन ये ज्यादा है। यानी आप एक अगर आंकड़ा बताऊं तो इथेरियम ब्लॉकचेन में अगर कोई ट्रांजैक्शन होता है तो पर सेकेंड में 30 ट्रांजैक्शन होता है, एक सेकेंड में ओनली 30 ट्रांजैक्शन, जो कि सबसे स्लो ट्रांजैक्शन मानेंगे हम। तो इतना अगर ट्रांजैक्शन करेंगे तो इथेरियम ब्लॉकचेन को हर डीएप्स में, हर डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म में यूज कैसे करेंगे? ठीक है, तो हर एक सेकेंड में 30 ट्रांजैक्शन मात्र करेंगे तो पूरा दुनिया में इथेरियम ब्लॉकचेन का स्केलेबिलिटी कैसे बढ़ेगा? तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मार्केट में लेयर 2 सॉल्यूशन करके आया, जो कि स्केलेबल प्लेटफॉर्म लेके आया, जो कि इथेरियम ब्लॉकचेन पे कुछ तो एक सॉफ्ट फोर्क करके, यानी उसी ब्लॉकचेन को उन्होंने क्या किया, इथेरियम ब्लॉकचेन को थोड़ा सा कुछ छेड़खानी करके उन्होंने अपना खुद का ब्लॉकचेन बना लिया और जिसको कि पॉलीगन नाम दे दिया। ठीक है ना। तो पॉलीगन जो काम करता है ना, नॉर्मली इथेरियम ब्लॉकचेन पे ही काम करता है, लेकिन इथेरियम ब्लॉकचेन का लेवल 2 पे आता है, एक तरह का लेयर 2 पे आके काम करता है। अगर समझिए, इथेरियम जो है ना वो लेयर 1 है, तो पॉलीगन है लेयर 2। जैसे आपको थोड़ा सा मैं लेमैन प्रिंसिपल के हिसाब से बता रहा हूँ। आपको पता होगा जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गांव में नहीं है ब्रांचेस, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या किया है, गांव में कुछ छोटा ब्रांचेस तो बनाए नहीं, यानी कुछ लोगों को लेके कुछ एक थर्ड पार्टी ब्रांचेस बना के रखा है, जिसको पता होगा कि एक स्पोक ब्रांच ऐसा कुछ बोलते हैं उसको, SPOC ऐसा बोलते हैं उसको। छोटे छोटे ब्रांचेस, छोटे छोटे गांव में जाओगे ना तो गांव में एक एक जगह पे एक बंदा बैठा होगा SBI का बोर्ड लगा के, और वहां पे वो बैठा रहता है। उसको हम कहते नहीं कि वो SBI का ब्रांच है, वो SBI ब्रांच का उसी गांव के लिए एक तरह का SPOC है वो। ठीक है ना। उसी तरह ये पॉलीगन क्या करता है, इथेरियम ब्लॉकचेन पे बना हुआ कुछ ट्रांजैक्शन अगर हो रहा है तो वो क्या करता है, उसी ट्रांजैक्शन को खुद कर लेता है। करने के बाद में अपनी ब्रांचेस में, यानी अपनी खुद की जो मेन इथेरियम मेननेट जो ब्लॉकचेन है वहां पे जाके उसको सबमिट करता है। तो उसका काम क्या करता है, जो ट्रांजैक्शन जो चार्जेस या फिर ट्रांजैक्शन का जो स्पीड था वो खुद ही उसको सॉल्यूशन करके इथेरियम मेननेट पे उसको डाल देता है। तो ये क्या ना, नॉर्मली इथेरियम ब्लॉकचेन पे बना हुआ जितने सारे डी एप्स है या फिर प्लेटफॉर्म है, इन लोगों को एक तरह का ये सॉल्यूशन दे रहा है पॉलीगन। तो पॉलीगन जो है ना वो इथेरियम का एक फैमिली मेंबर है आप हम उसको कह सकते हैं। तो इसीलिए पॉलीगन को इतना लोग मानते हैं, इतना लोग उसके हाइप में, इसका उतना न्यूज में हम ज्यादा सुन रहे हैं पॉलीगन को, क्योंकि ये इथेरियम ब्लॉकचेन को स्केलेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है। तो अभी लेकिन ये काम कैसे करता है? ये एक तरह का प्रूफ ऑफ स्टेकिंग में काम करता है, जिसको पहले भी आपको मैं बता के रखा हूं कि ये प्रूफ ऑफ वर्क पे नहीं काम करता पॉलीगन, ये प्रूफ ऑफ स्टेक पे काम करता है। लेकिन आप ऐसा मत समझो कि ये जो प्रूफ ऑफ स्टेकिंग है तो इसके मतलब ये तो डिसेंट्रलाइज्ड फैक्टर है नहीं। देखिए, प्रूफ ऑफ स्टेकिंग तो करता है, लेकिन साथ ही साथ ये जो प्रूफ ऑफ स्टेकिंग का जो काम करता है वो कोई एक ही सिंगल ब्लॉकचेन में नहीं काम करता है। उसका जो आप अगर थोड़ा सा अंदर जाके देखोगे ना, ये एक तरह का मल्टी चेन स्टेकिंग, प्रूफ ऑफ स्टेकिंग काम करता है। यानी मल्टी चेन प्रूफ ऑफ स्टेक उसका खुद का अलग तरह का एक कंसेंसस मैकेनिज्म है, जिसमें कि वो चाहे
तो जेके रोल ऑफ चेन को भी यूज कर सकता है, चाहे तो ऑप्टिमिस्टिक रोल ऑफ को भी यूज कर सकता है, चाहे तो साइड चेन को भी यूज कर सकता है। वो अलग अलग बना के रखा है ब्लॉकचेन, उसी के अंदर पॉलीगन मैटिक जो ब्लॉकचेन है उसी के अंदर वो अलग अलग तरह का प्रूफ ऑफ स्टेकिंग का काम करता है। तो इसलिए ये जो है ना, ये एक तरह का सिंगल चेन प्रूफ ऑफ स्टेकिंग के मल्टी चेन प्रूफ ऑफ स्टेकिंग वर्क करता है। तो इसलिए ये जो है ना, ये बहुत मार्केट में इसके फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ये थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड है, आपको थोड़ा सा लग रहा हो कि क्या बता रहा हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा जानकारी के लिए बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तो पॉलीगन मैटिक जो टोकन है बहुत ही अच्छा टोकन है, लेकिन इसमें थोड़ा सा दिक्कत ऐसा है कि ये अभी भी ये इन्फ्लेशनरी है। अगर यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पे मेंशन नहीं है, चले मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ। ये एक तरह का इन्फ्लेशनरी टोकन है, अभी तक ये डिफ्लेशनरी टोकन है नहीं। इसका मतलब क्या है, मंथली कुछ कुछ टोकन अपनी सप्लाई में ऐड होता रहता है। यहाँ पे अगर हम जाके चेक करते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैक्सिमम सप्लाई कितना है, ये है मिलियन में बिलियन, 10 बिलियन मैक्सिमम सप्लाई है, लेकिन सर्कुलेटिंग में कितना है, 8 बिलियन। सर्कुलेटिंग में अभी तक 8 बिलियन, अभी 2 बिलियन बाकी है मार्केट पे सर्कुलेशन में आने के लिए, ठीक है ना। तो अभी भी 2 बिलियन आने वाला है मार्केट में। तो इसका मतलब क्या है, मार्केट में सप्लाई बढ़ेगा तो प्राइस थोड़ा सा घट सकता है, ठीक है। लेकिन क्यों उसको 2 बिलियन क्यों रखें, ये 2 बिलियन रखें इसीलिए जो स्टेकिंग करके रखें, जो प्रूफ ऑफ स्टेकिंग का जो काम करते हैं, तो उनको तो रिवॉर्ड देना पड़ेगा ना। अगर प्रूफ ऑफ स्टेकिंग का काम नहीं करेंगे तो जो माइनिंग हो रहा है या फिर जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, वो ट्रांजैक्शन कैसे होगा, ठीक है ना। तो ट्रांजैक्शन होने के लिए उसी ट्रांजैक्शन को फुलफिलमेंट करने के लिए जो बंदे लोग हैं जो प्रूफ ऑफ स्टेकिंग को करके रखे हैं, तो इनको रिवॉर्ड चाहिए। तो रिवॉर्ड के लिए उन्होंने कुछ अमाउंट क्या करते हैं, वो रिवॉर्ड देने के लिए वो रखे हुए हैं। तो धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा का पूरा 2 बिलियन जो बाकी है अभी, वो भी मार्केट में आ जाएगा। लेकिन आपके अंदर एक क्वेश्चन आता होगा, तो बाद में क्या होगा, बाद में उनको रिवॉर्ड कौन देगा। तो देखिए अभी क्या होता है, आपको जानकारी के लिए बोल दूं, जैसे कि कोई अगर ट्रांजैक्शन करता है तो ट्रांजैक्शन करने के लिए कोई एक बेस फीस रहता है, नॉर्मल एक बेस फीस है, इतना फीस रहना चाहिए नॉर्मल एक फीस। लेकिन कुछ लोगों को क्या चाहिए कि वो बेस फीस से थोड़ा सा ज्यादा देके उस ट्रांजैक्शन को और जल्दी करवाना चाहते हैं, तो उस जगह पे वो थोड़ा सा फीस को बढ़ाते हैं। तो वो जो बढ़ाने का जो प्राइसिंग है, उस प्राइसिंग को वो क्या करते हैं, एक दिन ऐसा आएगा कि उसी प्राइसिंग को वो यूज करेंगे अपनी रिवॉर्ड देने के लिए, क्योंकि ये ऐसा काम कर रहे हैं कि जो बेस फी जो ले रहे हैं उस बेस फीस को वो बर्न करेंगे। एक तरह का मैकेनिज्म बाद में वो इंप्लीमेंटेशन करने वाले पॉलीगन मैटिक, उसको बोलते हैं EIP 1559। उसी मैकेनिज्म के तौर पे ये एक जो बेस फीस है, उस बेस फीस को ये क्या करेंगे, वो बर्न करते रहेंगे। तो धीरे धीरे क्या होगा, ये जो टोकन रहेगा ना, ये इन्फ्लेशनरी को छोड़ के ये डिफ्लेशनरी टोकन बन जाएगा, क्योंकि बर्निंग मैकेनिज्म भी उसके है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा एक्चुअल में मैटिक का जो प्राइसिंग पे आने के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ठीक है। ज्यादा मैं उसमें मैं फंडामेंटली बात नहीं करूंगा, एक दिन अगर आपको लगेगा तो मैं अलग से वीडियो बना के दूंगा, थोड़ा सा आपको जानकारी बता रहा हूँ। अभी देखिए मार्केट में थोड़ा सा उसका ऐसा है कि ये अभी मार्केट में प्राइस थोड़ा सा बढ़ रहा है। तो अभी मन में आपका क्वेश्चन आता होगा कि प्राइस तो बढ़ा लेकिन हम एंट्री करेंगे नहीं करें, चलो ठीक है, कब तक वो ऊपर जा सकता है। तो चलिए मैं ना आपको आज थोड़ा सा ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे चलता हूँ, वहां पे देखता हूँ पॉलीगन मैटिक का हाल क्या कहता है। पॉलीगन मैटिक, ओके, मैटिक पे मैं भी ओपन कर लिया। यहाँ पे आने के बाद इसको मैं चलो 1 आवर का रखा यहाँ पे, इसको मैं हटाता हूँ जानकारी के लिए, थोड़ा सा चलिए ठीक है, उसको मैं और थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ये, ओके डन। देखिए सबसे जो लोअर गया था, ये जो प्राइस था ना 0.32, ये सबसे लोअर प्राइस था जहां पे कि पॉलीगन मैटिक आया था। और अभी आज के डेट पे 18 जुलाई 2022 रात के 9:37 पे प्राइस अभी यहां तक गया हुआ है, ओके, यहां तक गया हुआ है, 0.97 तक गया हुआ था, ठीक है। लेकिन अभी अपने मन में क्वेश्चन आता होगा कि ये कहां तक जा सकता है अभी, कि हम एंट्री करेंगे नहीं करें। तो चलो ठीक है, थोड़ा सा आपको मैं टेक्निकल चार्ट को ओपन करके कुछ तो ट्रेडिंग व्यू वगैरह ओपन करके मैं आपको थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे अगर थोड़ा सा उसको मैं जूम करूँ, 1 मिनट,
आपको जानकारी दिखा दे रहा हूँ। ये है अपना सबसे लोअर पे गया था 0.32 पे। ओके, यहाँ पे एक मिनट इसको मैं जूम कर लेता हूँ। हाँ, ये सबसे नीचे वाला था, लेकिन नीचे आने के बाद में थोड़ा सा अप गया था ये एरिया में, उसके थोड़ा सा नीचे गया, उसके बाद फिर से अप गया था ये एरिया में। तो सबसे पहला जो अप गया था तो ये पॉइंट था 0.36। उसके बाद में देखिए थोड़ा करते करते वो ऊपर गया, ऊपर जाना शुरू किया है, ठीक है ना। तो सबसे जो पहला अप तो यहाँ पे था, ठीक है ना। ये कब गया था? 19 जून पे 2022 पे थोड़ा सा अप गया था। तो चलिए मैं आपको यहां से थोड़ा सा ट्रेंड को दिखा देता हूं कैसे करते हैं उसको। एक मिनट, ओके चलिए मैं यहाँ पे ना एक ड्रॉ करता हूँ फिबोनाची का ट्रेंड। देखिए सबसे पहला जो था स्टार्टिंग यहाँ पे हुआ था, पहला अप। तो पहला अप से लेकर यहाँ और यहाँ से लेकर मैं इसको खींच के यहाँ पे लेता हूँ। क्यों? ये जो पॉइंट है, एक मिनट, ये पॉइंट जो है ना ये होता है सबसे पहला बटम। यहाँ से तो अप गया था, लेकिन अप से यहाँ पे जाने के बाद में सबसे पहले एक बड़ा सा वो डाउनफॉल हुआ था। ओके ठीक है, तो यहाँ से हमको दिखेगा कि एक्चुअल में क्या हो रहा है, क्या कहाँ तक जा सकता है। देखिए ये ट्रेंड डालने के बाद फिबोनाची पॉइंट से मैं जहां तक देख पा रहा हूँ, ये देखिए आप अगर लगेगा कि थोड़ा सा फिबोनाची का जो ट्रेंड है ये क्या कहता है। आपको जानकारी के लिए बोल दूं, देखिए आपको पूरा यहाँ पे दिखेगा। ये ट्रेंड पे देखो जो लाइन सारे ड्रॉ हुआ है ऑटोमेटेड, ये सारे ड्रॉ लाइन के हिसाब से ही काम हुआ है। देखिए कैसे हो रहा है, यहाँ पे उसने डाउन गया था, उसके बाद में देखिए यहाँ पे अप जाने की कोशिश कर दी। जो लाइन देखिए ये लाइन ऑटोमेटेड ड्रॉ हुआ है, मैंने नहीं ड्रॉ किया, ऑटोमेटेड ये फिबोनाची ड्रॉ करके दिखा रहा है। ये लाइन पे वो गया था, ठीक है ना। ये लाइन पे जाने का मैं कोशिश कर जाने के लिए नहीं गया था, तो फिर से ऑटोमेटिकली यहाँ पे नीचे गया। उसके बाद में इस लाइन को जैसे क्रॉस किया तो ये लाइन पे फिर से, ये देखिए ये जो लाइन है, ये लाइन पे फिर से आने के बाद में रुका, फिर से यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर से यहाँ पे क्रॉस करके ये लाइन पे आ गया। तो जो फिबोनाची जो एक तरह का टेक्नोलॉजी है ना फिबोनाची, ये जो इंडिकेटर है ना बहुत ही अलग इंडिकेटर है। अगर आप कभी टाइम मिलेगा, अगर आपको लगेगा है तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए। मैं फिबोनाची के बारे में एक अलग वीडियो लेके आऊंगा, फिबोनाची एक्चुअल में क्या है, कैसे काम करता है। चलो उसके बारे में बाद में बात करता हूँ। देखिए अभी फिबोनाची के हिसाब से ये बात कर रहा है कि ये जो लाइन है, देखिए यहाँ पे आके रुका, देखा ये एक्चुअल में ये लाइन पे आके रुक रहा है और जाने की कोशिश कर रहा है और सही में जा भी रहा है। लेकिन मेरे ऐसा कहना कि हो सकता है ये ट्रेंड तो को भी टच कर सकता है, जरूर कर सकता है। क्योंकि एक तरह का जब हाइप में आता है, कोई ऑल्ट कॉइन में कोई अगर हाइप आ जाता है तो ऑटोमेटिकली ये कुछ भी नहीं सुनता है, हर जोन को वो क्रॉस करता हुआ जाता है। लेकिन हाँ मुझे जहां तक लगा ये रेड जोन पे आ गया अभी। ये हो सकता है कि इस जोन पे आने के बाद में कुछ शायद कल या परसों पे हो सकता है, अगर ज्यादा मूवमेंट आया तो ये मैक्सिमम 1.17, याद रखिए मैक्सिमम 1.17 का जो यहाँ पे प्राइसिंग दिखा रहा है 1.17971, ये प्राइस पे आने के बाद में वो हो सकता है कि ये फिर से रिवर्सल ले सकता है, ठीक है ना। वहां पे इस जोन पे आने के यहां तक आ सकता है, मैंने बोल रहा हूं कि आएगा, लेकिन मैक्सिमम चांसेस है कि वो हो सकता है कि जो बुल रन आ रहा है, जैसे मार्केट में थोड़ा सा हाइप आ रही है उसका, तो हो सकता है कि इस जोन पे 1.17 तक मैक्सिमम आ सकता है। उसके बाद में ये ऑटोमेटेड हो सकता है कि नीचे जाए, ठीक है। अगर नीचे जाए तो कहां तक जा सकता है, तो चलिए अगर हम थोड़ा सा आपको बता रहा हूं, तो नीचे अगर जाए तो कहां से जा सकता है, इसको मैं डिलीट करता हूं, आपको मैं बता रहा हूं कहां तक जा सकता है। एक मिनट, इसको अगर हम पकड़ लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि सबसे ज्यादा अगर हाई ये है, ठीक है, समझो यहाँ पे अगर वो होने के बाद में नीचे जाए, इस एरिया से अगर नीचे चला जाता है तो कहां तक जा सकता है अगर यहां से। तो अगर हम उसको ड्रॉ मारते हैं, एक मिनट, ओके, अगर ये सबसे हाई है और ये अगर सबसे लोअर है, अगर ये जो पॉइंट है ये सबसे अगर लो है ये पॉइंट, ठीक है, तो अगर ऐसा होता है तो फिर भी ये मैं आपको बता रहा हूं कि कहां तक जाएगा। यहाँ पे मैं रेक्टेंगल लेता हूं, ये मैक्सिमम चांसेस है ये यहां से लेकर ये एरिया के अंदर ये एक्यूमुलेट या फिर क्यूमुलेटिव करता रहेगा।
यहाँ से क्यूमुलेटिव या फिर एक्यूमुलेट करता रहेगा नया होल्डर को लेने के लिए। यहाँ पर अगर ऊपर जाए तो नीचे खींच के यहाँ तक ये जोन पे अंदर खेलेगा वो, ठीक है। ये जोन 0.86 अदरवाइज 0.76 या फिर 0.73, ठीक है। यहां से अगर नीचे गया 0.70 पे अगर गया, ठीक है, तो यहां पे आने के बाद में अगर हो सके तो अगर इस पॉइंट पे आ गया 0.63 तो ये अभी बुल रन को तोड़ के थोड़ा नीचे जा सकता है और ये यहां से अकुमुलेट होना शुरू करेगा। तो अभी अगर बुल रन को पकड़ के हम चले तो अगर बुल रन अगर रहे तो थोड़ा सा अगर ये अक्यूमुलेट करे तो ये जोन पे अक्यूमुलेट करेगा, ठीक है ना। ये प्राइस लिख लीजिए 0.86 से लेकर 0.72 इस जोन पे आकर अक्यूमुलेट करेगा। अगर किया तो समझ लीजिए कि ये फिर भी बुलिश रन अभी भी बाकी है, हो सकता है कि थोड़ा सा पंपिंग करे, ठीक है। ये मेरा अभी तक एनालिसिस है। और अगर आपको लग रहा हो कि ये सही में क्या ये बुल रन हो चुका है, देखिए अगर मैं कॉइन मार्केट कैप पे आ जाऊं तो यहाँ पे देख रहा हूं कि लास्ट 24 आवर्स का डेटा दिख रहा है कि 25% हाइक है, लेकिन वॉल्यूम अगर देखेंगे तो 100% वॉल्यूम अप है। तो वॉल्यूम के कंपैरेटिवली प्राइस इतना हाइक नहीं दिख रहा है मुझे। 25% हाइक दिख रहा है प्राइस में, लेकिन 95% करीब करीब 100% वॉल्यूम में इंक्रीजमेंट हुआ है। तो इस हिसाब से प्राइस और ज्यादा होना चाहिए था इंप्रूवमेंट, लेकिन कम हुआ है। क्यों? इसका मतलब क्या है? यहाँ पे जो वॉल्यूम दिख रहा है, यहाँ पे मैक्सिमम 70 से लेकर 80% जो लोग हैं ना, ये रिटेल इन्वेस्टर है। और रिटेल इन्वेस्टर एक हाइप में आके यहाँ पे घुस रहे हैं। यहाँ पे वेल का जो एंट्री है ना, इतना ज्यादा हुआ नहीं है। तो इसका मतलब क्या, जो प्राइस अभी जो आपको दिख रहा है, ये हो सकता है कि थोड़ा सा अप जाए। मैं आपको बता दिया हूँ, जो प्राइसिंग मैंने आपको इससे पहले फिबोनाची का जो ड्रॉ करके बताया था, ये हो सकता है कि 1 पॉइंट समथिंग पहले बताया था, वो जोन का आप देख लीजिए, वहां पे जा सकता है। उसके बाद में हो सकता है कि नीचे आना शुरू करे, क्योंकि ये ज्यादातर तो टिकेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो प्राइस जो वॉल्यूम है ना, ये वॉल्यूम के कंपैरेटिवली प्राइस बहुत ही कम दिख रहा है। इसका मतलब यहाँ पे वेल का एंट्री अभी तक हुआ नहीं। ये रिटेल इन्वेस्टर ही है जो कि इस प्राइस को बढ़ा के लेके जा रहे हैं। तो अगर आपने एंट्री नहीं किया है तो रुकिए, इस जोन पे आने दीजिए 0.75 या फिर 0. अगर नीचे आया, थोड़ा सा अगर नीचे आया, क्योंकि ये जो रिटेल इन्वेस्टर का काम है, अगर नीचे आ गया तो हो सकता है कि ये प्राइस पे 0.70 या फिर 0.63 पे अगर आ गया तो आप एंट्री ले सकते हो। ओके, तो तब तक आप रुकिए। अगर नहीं एंट्री किया तो कोई दिक्कत नहीं, जाने दीजिए, ठीक है। ऑल दी बेस्ट, टेक केयर। अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो, प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो ही मेरा चैनल प्रमोट होगा और आगे जाके हर किसी के पास में ये वीडियो पहुंचता रहेगा। यूट्यूब का जो मैकेनिज्म है, एल्गोरिदम है, उस हिसाब से। चलिए, तो ठीक है, टेक केयर, ऑल दी बेस्ट एंड बाय बाय।